हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पार्ट टू। सो इन द पार्ट वन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आई हैव कंप्लीटेड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी। तो पिछली वीडियो में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मास परसेंटेज। तो ये वीडियो उसी टॉपिक का एक कंटिन्यूएशन है। आज हम स्टडी करेंगे मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें नॉर्मेलिटी को समझने से पहले एक टर्म होती है, वो हमें पता होना चाहिए और कैलकुलेट करना आना चाहिए। बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमसे इक्विवेलेंट मास पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, अगर हमें इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का निकालना है, सो इफ वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? उस एलिमेंट का जो भी एटॉमिक वेट होगा उससे आप डिवाइड कर दोगे। किसको डिवाइड कर दोगे? उस एलिमेंट की वैलेंसी को डिवाइड कर दोगे। मतलब अगर आपसे बोला गया है कि किसी भी एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, या बोल सकते हो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? उसका जो एटॉमिक वेट होता है उसको आप डिवाइड कर दोगे उसकी वैलेंसी से। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। मान के चलिए आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, सो यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट। और आपको किसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है? आपको सोडियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हाट? सोडियम। तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको? एटॉमिक वेट आपको डालना पड़ेगा सोडियम का। सो एटॉमिक वेट, और यू कैन से एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 अपॉन में उसकी वैलेंसी। आपको पता है सोडियम जो होता है मोनोवैलेंट होता है, उसकी वैलेंसी +1 होती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इज 23। इसी तरीके से आपसे बोले इक्विवेलेंट वेट निकालो, किसका? एल्यूमिनियम का। सो अगर हमसे एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बोला है, तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 27 होता है, और एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। तो 3 9 जा 27 होता है। सो एल्यूमिनियम का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो कितना होगा? 9 होगा। समझ आया? तो किसी भी एलिमेंट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका जो एटॉमिक वेट होता है उसको उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। वैलेंसी आपको पता ही है, ठीक है, आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में। उसके बाद देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अब किसी भी एसिड का हमें अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो क्या करेंगे? तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? उस एसिड का जो मोलर वेट है या जो मोलर मास है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? उसकी बेसिसिटी से। समझ आ रहा है? एसिड के मोलर मास को हम डिवाइड कर देंगे एसिड की बेसिसिटी से, तो हमें क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा किसी भी एसिड का। अब देखिए बेसिसिटी क्या होती है, पहले इस चीज को देखते हैं। ये टर्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है। Basicity of acid is defined as the number of replaceable hydrogen present in an acid। तो देखिए आपको पता है एसिड क्या होता है? जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयंस में ब्रेक हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है ना। अब जब हम हाइड्रोजन का जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो जितने H पॉजिटिव आयंस हमें मिलेंगे या जितने H पॉजिटिव आयंस उसमें से रिप्लेस हो सकते हैं वो ही उस पर्टिकुलर एसिड की बेसिसिटी कहलाती है। दोबारा से सुनिए मैंने क्या बोला है। बेसिसिटी किसी भी एसिड की क्या होती है? उस एसिड में कितने H पॉजिटिव आयंस है जो रिप्लेस हो सकते हैं। मतलब कितने H पॉजिटिव आयंस हमें उस एसिड से मिलेंगे जब हम उस एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। चलिए इस चीज को समझते हैं, फिर एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान के चलिए हम सबसे पहले एसिड जो लेते हैं वो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl। अब देखिए HCl का जो मोलर मास होता है, सो सबसे पहले मैं HCl का मोलर मास निकालता हूं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ HCl, मोलर मास ये सब मैं आपको निकालना बता चुका हूं पिछली वीडियोस में मोल कंसेप्ट में। तो देखिए हाइड्रोजन का मास 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। सो आफ्टर एडिंग 35.5 विद 1 वी गॉट 36.5। ठीक है, तो HCl का मोलर मास कितना हो गया? 36.5 हो गया। समझ आया? इतने ग्राम हो गया। और हाइड्रोजन, अगर मैं HCl एसिड को, अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डालता हूं
तो ये डिसोशिएट होगा और किस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकते हैं, ओनली सिंगल हाइड्रोजन है। तो हम 36.5 जो मोलर मास है उसको डिवाइड कर देंगे 1 से, बिकॉज हेयर ओनली 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट विच इज रिप्लेसेबल, जो रिप्लेस हो सकता है, जो यहाँ पे हट सकता है। समझ आया? तो HCl का जो इक्विवेलेंट वेट हो गया वो कितना हो गया, 36.5, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड का, जो भी मोलर मास है एसिड का उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस विच विल बी रिप्लेस्ड, जो रिप्लेस हो सकते हैं, जो हट सकते हैं। समझ आया? एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान के चलिए हम एग्जांपल लेते हैं अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का। सो नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा H2SO4 होता है। H2SO4 का अगर हमें मोलर मास निकालना हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ H2SO4। तो देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 हो गया 2 हाइड्रोजन का मास, प्लस सल्फर का मास कितना होता है 32 होता है, 32 होता है, और कितने ऑक्सीजन है 4, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का कितना हो गया 4 × 16 64, मतलब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब H2SO4 का जो मोलर मास होता है वो 98 ग्राम होता है। 1 मोल H2SO4 का मास दैट इज कॉल्ड मोलर मास। तो 1 मोल H2SO4 कितना हो गया 98 ग्राम हो गया। और क्योंकि ये एसिड है, अगर हम H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहां से हमें 2H पॉजिटिव मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन में टूटेगा ये, क्योंकि यहाँ पे H2 दिख रहा है ना आपको। इसका मतलब H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकते हैं। देयर आर 2 हाइड्रोजन विच आर रिप्लेसेबल इन H2SO4। तो 98 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट यू गेट 49। सो 49 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमारे पास H3PO4 होता, फॉस्फोरिक एसिड होता, तो कितने हाइड्रोजन होते हैं वहां पे, 3 हाइड्रोजन होते हैं जो रिप्लेस हो जाते हैं, तो आप 3 से डिवाइड कर देते हैं मोलर मास को। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड बेसिसिटी। देखो, एसिड की हमेशा बेसिसिटी होती है और बेस की हमेशा एसिडिटी होती है। ये अपोजिट वर्ड्स होते हैं, इनको याद रख सकते हो आप। एसिड की हमेशा बेसिसिटी होती है और बेस की हमेशा एसिडिटी होती है। तो बेस की हमेशा हम एसिडिटी कैलकुलेट करेंगे और एसिड की हमेशा हम बेसिसिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखिए, अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट किसी भी बेस का निकालना हो तो सेम प्रोसेस है। उसका जो बेस का जो मोलर वेट होगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे, बेस की एसिडिटी से। बेसिसिटी नहीं होती बेस की एसिडिटी होती है। अब एसिडिटी का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। एसिडिटी ऑफ बेस इज द नंबर ऑफ OH नेगेटिव प्रोड्यूस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन बाय बेस। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयंस हमें देता है ना। एसिड को जब भी हम वाटर में डालते हैं तो डिसोशिएट होकर क्या देता है, H पॉजिटिव आयन देता है। इसी तरीके से जब भी हम किसी बेस को, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इज अ बेस। अगर आप NaOH को एक्वस पानी में डालते हो, एक्वस का मतलब होता है वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो ये डिसोशिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ठीक है, तो OH नेगेटिव की वजह से ये बेस होता है, बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, और जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें H प्लस आयन देते हैं, जब भी हम किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं। दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अब हमने NaOH को जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट गया। अब यहाँ पे कितने OH नेगेटिव हमें मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। मतलब कितने OH नेगेटिव हमें मिलेंगे अगर हम किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अगर हमें 1 OH नेगेटिव मिलता है तो एसिडिटी इसकी 1 हो जाएगी। अगर हमें 2 OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं सॉल्यूशन में तो वहां पे जो हमारी एसिडिटी है वो 2 हो जाएगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन। समझ आया? एसिडिटी ऑफ बेस इज द नंबर ऑफ OH नेगेटिव प्रोड्यूस्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन बाय बेस। तो उस बेस के थ्रू एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब पानी में कितने OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, एसिडिटी कहलाती है। तो बेस की एसिडिटी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड विच इज AlOH3, अगर हमसे कोई बोले इस बेस की एसिडिटी कितनी होगी, तो आप इजिली बता सकते हो इस बेस की जो एसिडिटी होगी वो हमारी 3 होगी, क्योंकि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 OH नेगेटिव आयंस हमें मिलेंगे। सो एसिडिटी यहाँ पे 3 हो गई। तो इक्विवेलेंट मास निकालना आपको आ गया है। ठीक है,
अच्छा एक चीज और है, अब हम देखते हैं अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसी भी सॉल्ट का, आपको इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का निकालना आ गया, आपको इक्विवेलेंट वेट किसी भी एसिड का निकालना आ गया, आपको इक्विवेलेंट बेस किसी भी बेस का निकालना आ गया। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया नहीं है बेस का, चलिए मैं उसको आपको देके यहाँ पे बताता हूँ। मान के चलिए मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है विच इज अ बेस NaOH, और मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। सो आई हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। देखिए आप इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हो, इक्विवेलेंट मास बोल सकते हो, बोथ है द सेम मीनिंग, गलत नहीं होगा। तो हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, ऑफ NaOH। NaOH का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो सबसे पहले हम NaOH का मोलर मास निकाल लेते हैं। सोडियम का मास कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है। 17 में 23 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो NaOH का जो मास होगा वो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, मोलर मास। और नीचे क्या आता है, क्योंकि NaOH बेस है तो बेस की क्या होती है एसिडिटी होती है, तो डिवाइड बाय उसकी एसिडिटी से कर देंगे। अब NaOH को जब हम वाटर में डालेंगे तो कितने OH नेगेटिव आयन मिलेंगे, हमें दिख रहा है आपको 1 मिलेगा। तो इसका मतलब 40 अपॉन कितना कर दोगे आप 1 कर दोगे, सो यू विल गेट 40। सो 40 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 40 हो गया। सो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का, एसिड का, बेस का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं अगर हमें किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सो यू कैन सी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट कैसे निकालोगे, मोलर वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव या नेगेटिव आयन। तो देखिए अगर आपको किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप क्या करोगे, उस सॉल्ट का जो मोलर वेट होगा उसको डिवाइड कर दोगे किससे, उस सॉल्ट में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाती है जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो। ठीक है, मान के चलिए मेरे पास सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, यहाँ पे ना कोई हाइड्रोजन है ना OH नेगेटिव है, तो ये सॉल्ट है यहाँ पे जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। अगर आप यहाँ पे इसका मोलर मास निकालते हो तो देखिए सोडियम का मास कितना होता है 23, तो 2 इंटू 23 हो गया, प्लस कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, एक का 16 होता है, 3 का कितना हो गया 48 हो गया। तो आप इनको जब ऐड करोगे तो ये आपको 106 देंगे, 106 आ जाएगा, आप ऐड करके देख सकते हो। ठीक है, तो Na2CO3 का जो मोलर वेट है वो कितना आ गया 106 आ गया, डिवाइड कर देंगे किससे, चार्ज ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव एक ही बात होती है। ठीक है, तो Na2CO3 में कितने Na2 है, Na2CO3 में यू कैन सी 2 Na पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो चार्ज हो गया वो +2 हो गया। या फिर आप देख सकते हो कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट जो हमारा CO3 होता है उसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है -2 होता है। तो यहां पे आप क्या करोगे 106 को 2 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा, विच इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस सॉल्ट विच इज सोडियम कार्बोनेट। समझ आया आपको। अरे आप देख सकते हो सॉल्ट की वैलेंसी बहुत आसान है, वैलेंसी मतलब पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है, देखिए Na2CO3 ये हमारा सॉल्ट है, यहाँ पे कितने सोडियम है 2 सोडियम के एटम है, एक की वैलेंसी +1 होती है तो 2 की +2 नहीं हो गई। कार्बोनेट CO3 होता है तो यहाँ पे कैटायन तो सोडियम है, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है एनायन वो CO3 कार्बोनेट है, कार्बोनेट की कितनी होती है -2 होती है, तो जितनी प्लस होगी हमेशा उतनी माइनस होगी, तभी तो कंपाउंड बनाए। तो या तो आप पॉजिटिव ले सकते हो आयंस को या नेगेटिव ले सकते हो, इस तरीके से आप किसी भी सॉल्ट की इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल के दिखा रखा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लोगे CaCO3 का। सो आपके पास है CaCO3, कैल्शियम का मास होता है 40, एटॉमिक मास आपको याद है 10th क्लास में आपने किए, कार्बन का मास होता है 12, 3 ऑक्सीजन का कितना होगा 48, ऐड करोगे 100 आ जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन हमें यहाँ पे डालना होगा। ये हमारा क्या सॉल्ट है, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है +2 होती है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 100/2 50 आ जाएगा, विच इज द आंसर। तो आप यहाँ पे कर सकते हो इजिली। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम समझते हैं मोलैलिटी क्या होता है। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको मोलैरिटी बताया था, मोलैरिटी, अब हम पढ़ेंगे मोलैलिटी, तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है, इन पे कंफ्यूज नहीं होना है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस मोलैलिटी एंड आई हैव कंप्लीटेड मोलैरिटी इन द प्रीवियस वीडियो। अब देखिए मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं हम, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सोलवेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल्स होते हैं उसी को हम मोलैलिटी बोलते हैं। मतलब
आपके पास जो सोलवेंट है वो कितना है 1 kg, तो सोलवेंट आपका 1 kg है। 1 kg सोलवेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, डेट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। समझ आ रहा है? आपको किसी भी सॉल्यूशन की अगर मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे सॉल्यूट के, और उसको आपको डिवाइड कर देना है किससे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आपको सॉल्वेंट का मास केजी में ही लेना होगा। अगर वो मास आपका केजी में नहीं है, ग्राम में है, तो 1000 से डिवाइड करके आप उसको केजी में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हम मोलैलिटी को डिफाइन ही किस टर्म में करते हैं कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स है सॉल्यूट के, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। समझ आया? और मोलैलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे एम से। क्योंकि आपने देखा हो पिछली वीडियो में जो मोलैरिटी होता है उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी यूनिट हम देख लेते हैं। तो देखिए ऊपर क्या हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो मोल की यूनिट तो मोल ही होती है, विच इज MOL, और नीचे आपका केजी है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई मोलैलिटी की, मोल पर केजी, मतलब 1 केजी में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। और आप इसको मोलल भी लिख सकते हो। हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी जो निकल के आई है वो निकल के आई है 5 मोलल, ठीक है? तो मोलैलिटी कितनी निकल के आई है, 5 मोलल निकल के आई है, मतलब 5 निकल के आई है, तो हम उसके पीछे क्या लिख सकते हैं, 5 मोलल लिख सकते हैं, बिकॉज मोलल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। तो या तो आप मोल पर केजी लिख सकते हो या फिर आप मोलल बोल सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 2 मोलल, या फिर द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 10 मोलल। और मोलल को शॉर्ट में किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया 10 स्मॉल एम, इसका मतलब क्या हो गया, 10 मोलल हो गया, ठीक है? सो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप। आपको क्या काम करना है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट का मास गिवन होगा, ग्राम में गिवन है तो केजी में कन्वर्ट कर लो 1000 से डिवाइड करके, और नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने आते ही है, मैं हर वीडियो में बता चुका हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो सॉल्यूट के। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर एक दो। कैलकुलेट द मोलैलिटी, calculate the molality of a solution containing 5.3 gram of anhydrous sodium carbonate in 400 gram of water। तो हमें मोलैलिटी निकालनी है एक सॉल्यूशन की जिसमें 5.3 ग्राम हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है और किसमें डिसॉल्व्ड है, 400 ग्राम ऑफ वाटर। तो 400 ग्राम वाटर में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो उस सॉल्यूशन की हमें मोलैलिटी निकालनी है। तो देखिए बहुत आसान है। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना? अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके, तो देखिए हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट है विच इज Na2CO3, उसका मास कितना गिवन है, 5.3 ग्राम। तो हमें क्या काम करना है, हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का गिवन मास विच इज 5.3 अपॉन में सॉल्यूट का मोलर मास। मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का निकाल सकते हो आप। 2 सोडियम का मास कितना हो गया, 46 हो गया, 3 2 जा 23 दूनी 46 हो गया, कार्बन का 12 हो गया और ऑक्सीजन का 48 हो गया। इनको आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 106, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अपॉन में फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे वाटर है, वाटर का मास कितना है, 400 ग्राम है, लेकिन हमें क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो 400 को किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 0.125 मोलल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी मोलैलिटी निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 0.125 मोलल। स्मॉल एम मतलब इतने मोलल निकल के आई है। अगर हम मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं तो पीछे कैपिटल एम लगा देते हैं, अगर हम मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं तो पीछे स्मॉल एम लगा देते हैं, ठीक है? तो मोलैलिटी का छोटा सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना आता है, किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, उसका जो भी गिवन मास है, ठीक है, W अपॉन में मोलर मास कैपिटल M, इससे आप निकाल सकते हो। मैं पहले भी इसको बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर किसी को नंबर ऑफ मोल्स निकालने नहीं आते हैं या मोलर कंसेप्ट नहीं आता या मोल के बारे में कुछ नहीं पता, तो पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए मोल कंसेप्ट के ऊपर, तब जाके आप इन क्वेश्चंस को करिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 मोल ऑफ सुक्रोज। तो देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सुक्रोज के कितने मोल्स हैं,
10 मोल्स हैं सुक्रोज के इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में, समझ आ रहा है? तो हमारे पास 10 मोल सुक्रोज, जैसे ग्लूकोज होता है ऐसे सुक्रोज होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये हमारा सॉल्यूट हो गया। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसके कितने मोल्स हैं? 10 मोल्स हैं हमारे पास सॉल्यूट के, और सॉल्वेंट कितना है हमारा? 1 kg, तो नीचे 1 डाल दो, 1 kg, तो मोललिटी कितनी आ गई? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 10/1 मतलब 10 आ गई। तो आप बोल सकते हो मोललिटी इज 10 मोलल, और यू कैन से 10 मोल पर kg इज द मोललिटी। ठीक है, अच्छा अब एक और कंसंट्रेशन की टर्म है हमारे पास जिसे हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। अब हम नॉर्मेलिटी को समझते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट पड़े हुए हैं। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर इन सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना है? मान के चलिए 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड है उस सॉल्यूशन में, किसके? सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमें ग्राम इक्विवेलेंट तो पता ही नहीं है कैसे निकालते हैं सॉल्यूट का। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का कैसे निकालें? तो देखिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है। आप ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो जो भी आपको सॉल्यूट दे रखा है उसका मास, मास ऑफ सॉल्यूट किस में? ग्राम में लेना है आपको, और नीचे आपको क्या लेना है? उस सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास लेना है। क्या लेना है आपको? उस सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास लेना है। अब देखिए अब ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, हमसे हो जाएगा इजीली। कैसे हो जाएगा? क्योंकि सॉल्यूट का मास तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और इक्विवेलेंट मास निकालना हमें आ चुका है। मैंने आज ही आपको स्टार्टिंग में बताया इक्विवेलेंट मास निकालना, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना, एसिड का, बेस का, या किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालना मैं आपको बता चुका हूं विद एग्जांपल। तो अब आप किसी भी सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। आपको करना क्या है? उस सब्सटेंस का मास लेना है और उसको डिवाइड कर देना है उसके इक्विवेलेंट मास से, तो आपको उसका ग्राम इक्विवेलेंट पता लग जाएगा। और एक बार आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गया तो बस आपको उसको डिवाइड कर देना है किससे? जितना वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपकी यहाँ पे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। बहुत इजी है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सॉल्यूट का? फॉर्मूला आपके सामने है, सॉल्यूट का जो मास है उसको डिवाइड कर दोगे इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट के, और इक्विवेलेंट मास निकालना मैं आपको अभी बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिख रखी है। मान के चलिए मैं 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर देता हूं। ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग 2 सॉल्यूशन। अगर मैं 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर देता हूं तो वहां पे उनकी नॉर्मेलिटी का रिलेशन क्या होगा? N1V1 आप देख सकते हो। मान के चलिए पहला सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी N1 है और जिसका वॉल्यूम V1 है, दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है। अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देता हूं तो जो रिलेशन बनेगा N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3, यहां पे V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो अगर आप 2 सॉल्यूशन को, ठीक है, तो मान के चलिए हमें 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, मैं आपको समझा देता हूं। हमें 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी N1 है और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 है। तो ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से मेरे पास एक दूसरा बीकर है, इस दूसरे बीकर में एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है। अब आप क्या काम करते हो? अब आप इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हो, इन दोनों को मिक्स कर देते हो। तो जब आप मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद ये जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी आप वो कैसे कैलकुलेट करोगे? इस एक्सप्रेशन से N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3 ब्रैकेट V1 प्लस V2। तो ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे और यहां से आप N3 निकाल सकते हो। समझ आया? तो जस्ट मैंने ये यहां पे समझा रखा है। उसके बाद देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं जिससे नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम लिए मैंने, आसान सी प्रॉब्लम है। हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ N/10 H2SO4 सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे क्या निकालने हैं? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने, किसके? H2SO4 के, जो किस में प्रेजेंट है?
200 ml ऑफ N/10 H2SO4 सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए, हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, N/10 है ना, और सॉल्यूट हमारा क्या है, H2SO4 है, और कितना सॉल्यूशन है हमारे पास, 200 ml सॉल्यूशन है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारे पास सॉल्यूशन का 200 ml है, और सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी है, N/10 है, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए आपको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पता ही है, मैंने बताया था। सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो जो भी सॉल्यूट है उसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है उसको डिवाइड कर दोगे किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, वॉल्यूम इन लीटर, उससे आप डिवाइड कर दोगे। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर आप नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एन को अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा, विच वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, जो भी नॉर्मेलिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। तो नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 1/10 गिवन है। N/10 का मतलब क्या है, 1/10 है ना नॉर्मेलिटी, और वॉल्यूम कितना दे रखा है सॉल्यूशन का, 200 ml। लेकिन हमें फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ml से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये आपका 2/100 आ जाएगा। 2/100 कितना होता है, 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। समझ आया। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी जो गिवन थी वो कितनी थी, N/10। N/10 मतलब 1/10 नॉर्मेलिटी गिवन थी यहाँ पे।